हेलो दोस्तों, आज हम WCS के ग्रुप 1 का लेवल 1 और लेवल 2 डिस्कस करेंगे। मेरी टीचिंग की फ्लुएंसी बहुत अच्छी नहीं रहेगी क्योंकि मैंने इसके लिए प्रैक्टिस नहीं की है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ विच वन ऑफ दिस क्वांटिटीज इज नॉट एमंग बेस यूनिट अंडर एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई सिस्टम के अंतर्गत इसमें से दिए गए ऑप्शन में से कौन सा बेस यूनिट नहीं है। मैं आपको बता दूं कि 7 बेस यूनिट या फंडामेंटल यूनिट होते हैं और 2 पूरक मात्रक होते हैं। बेस यूनिट में द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और क्वांटिटी ऑफ मास होता है, और पूरक मात्रक में प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल है। तो इसमें पूछा गया है कौन सा बेस यूनिट नहीं है, तो प्लेन एंगल। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट अबाउट ओर्स इज ट्रू। अयस्कों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। हेमेटाइट में आपको थोड़ा सा आयरन का ओर्स के नाम बता दूं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। आयरन के ओर्स का नाम है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, और सबसे अधिक आयरन की जो परसेंटेज पाई जाती है वो मैग्नेटाइट में पाई जाती है, 72%। और मैं आप लोगों का टाइम ज़्यादा न लेते हुए ऑप्शन नंबर सेकेंड अगर देखते हैं तो हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट बाथ आर ओर्स ऑफ आयरन। तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों ही आयरन के ओर्स है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ मोटर इज 2000 RPM एट नो लोड। 1960 RPM हाफ लोड पे और 1920 है फुल लोड पे। तो हमें परसेंटेज ड्रॉप मतलब बताना है हाफ लोड और फुल लोड पे। तो इसके लिए आइए हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में कह रहा है स्पीड ऑफ मोटर 2000 RPM। 2000 RPM है नो लोड की कंडीशन में, मतलब रिफरेंस हमारा यही होगा। और 1960 है हाफ लोड की कंडीशन में, और 1920 है फुल लोड के कंडीशन में। हमें परसेंटेज ड्रॉप बताना है। रेफरेंस कौन सा हमारा होगा, नो लोड। तो परसेंटेज ड्रॉप एट हाफ लोड, परसेंटेज ड्रॉप हाफ लोड पे ना, हाफ लोड पे। तो 2000 में से 1960 अपान 2000 निकालेंगे। इसी तरह परसेंटेज ऑफ लोड फुल लोड के लिए, परसेंटेज ड्रॉप फुल लोड के लिए, तो इसमें होगा 2000 माइनस 1920 अपान 2000। नो लोड हमारा डिफरेंस है, तो हमारा आंसर होगा 40 अपान 2000। यहाँ पे होगा हमारा 1920 है 80 अपान 2000। 100 अगर कर देंगे तो 2% और 4%, मतलब कि हाफ लोड की कंडीशन में 2% का ड्रॉप होगा RPM में, और फुल लोड की कंडीशन में 4% का ड्रॉप होगा। इसका मतलब हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस हैज़ द हाइएस्ट डेंसिटी। डेंसिटी इसमें से किसकी सबसे ज़्यादा है। मैं आपको बता दूं, जिसका एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। निकिल के एटॉमिक नंबर होता है 28, मॉलिब्डेनम का 42, मैग्नीज का 12 और जिंक का 30। तो सबसे अधिक किसका है, 42। मॉलिब्डेनम का एटॉमिक नंबर 42 होता है, जो कि दिए गए ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर है, इसलिए सबसे अधिक ज़्यादा डेंसिटी वाला जो भी होगा ऑप्शन में से वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मॉलिब्डेनम। अगला हमारा क्वेश्चन है, फिगर में एक लोड दिया गया है, यह रैंप है,
ये लोड है और इसे पुश किया जा रहा है एफ फोर्स के जरिए। तो हमसे पूछा गया है कि हम कौन से ऑप्शन के जरिए हम फोर्स की वैल्यू को घटा सकते हैं और लोड को आगे बढ़ा सकते हैं। आइए ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है कवर द रैंप विद कारपेट। रैंप, यह हमारा रैंप है, इसको हम कारपेट से ढक देंगे तो क्या एफ की वैल्यू कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है अगला ऑप्शन है डिक्रीज द हाइट ऑफ रैंप। रैंप की हाइट को डिक्रीज करने पे। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा रैंप है जो कि थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। यदि हम हाइट को डिक्रीज करेंगे मीन्स थीटा की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। यदि थीटा की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो हाइट डिक्रीज होगी। तो ऑप्शन 2 के अनुसार कहा जा रहा है कि थीटा की वैल्यू डिक्रीज कर दे। इनडायरेक्टली कहा जा रहा है थीटा की वैल्यू को डिक्रीज कर दिया जाए, मतलब हाइट को कम कर दिया जाए, तो एफ की वैल्यू कम हो जाएगी। देखिए दोस्तों कैसे, हमें पता है कि म्यू बराबर tan थीटा होता है, यह विश्राम एंगल है थीटा। यदि थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी तो म्यू की वैल्यू इंक्रीज होगी, यदि थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी तो म्यू की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। मीन्स कि यदि घर्षण गुणांक की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो फोर्स मतलब रजिस्टेंस वो कम हो रहा है तो फोर्स हमें कम लगाना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, डिक्रीज द हाइट ऑफ रैंप। अगला हमारा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप सब आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आइए फिर भी हम इसे सॉल्व करते हैं। इक्वेशन दिया गया है दोस्तों 5x + 17y = 61 और 2y = 3x। हम x की वैल्यू y के टर्म में रखें तो 2/3 होगा, 5 2/3 y + 17y = 61। यदि कॉमन लेंगे तो जाएगा 51 + 10 61 y 61/3 = 61 61 61 कर दिया तो y की वैल्यू 3 आ गई। अब हम ऑप्शन में देखते हैं y की वैल्यू किस में 3 है। ऑप्शन नंबर 4 में y की वैल्यू 3 है। यदि हम चाहे तो इस इक्वेशन में रख के x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2। और अगर हम ना निकालना चाहे, यदि हमें हमारा एक y की वैल्यू ही मिल रही है दिए गए ऑप्शन में से, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ ऑप्शन नंबर 4 ही सही होगा। x की वैल्यू 2 आएगी और y की वैल्यू 3। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है, फिगर दिया गया हुआ है जिसमें कई टाइप्स के लीवर दिए गए हैं और ऑप्शन के जरिए जो पूछा गया है उसे आइए समझते हैं क्या होता है। मैं पहले आप लोग बता दूं कि लीवर 3 टाइप्स के होते हैं, सभी को पता होगा, लेकिन इसे याद करने का एक अच्छा मेथड है, इसे हम फ्ली के जरिए याद कर सकते हैं। फ्ली, एफ फॉर फलक्रम, एल से लोड हो गया और ई से एफर्ट हो गया। जब भी मान लीजिए यह हमारा लीवर है और यह हमारा फलक्रम है। फलक्रम अगर सेंटर में है, लोड और एफर्ट दोनों सिरे पे है, तो यह हमारा फर्स्ट टाइप का लीवर होगा। और सेकेंड टाइप के लीवर के लिए सेंटर पे क्या रहेगा, जो भी फ्ली की वैल्यू है FLE, ये सेंटर पे वैल्यू, जैसे जैसे सेंटर की वैल्यू, जैसे अगर सेंटर में फलक्रम है तो वो फर्स्ट टाइप लीवर है, यदि सेंटर पे लोड है तो वो सेकेंड टाइप लीवर है, और अगर सेंटर पे एफर्ट है तो वो हमारा थर्ड टाइप लीवर आएगा। ऑप्शन में कह रहा है, देखिए दोस्तों, क्ला हैमर एंड शुगर टोन्स आर लीवर ऑफ थर्ड ऑर्डर। क्ला हैमर को देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्ला हैमर हमारा फर्स्ट टाइप लीवर है क्योंकि इसमें फलक्रम जो है वो बीच में है, सेंटर में है, तो क्ला हैमर हमारा फर्स्ट ऑर्डर का लीवर है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो ही गया। आइए शुगर टोन्स को देखते हैं। शुगर टोन्स हमारा एफर्ट है ना, तो हाँ शुगर टोन्स हमारा थर्ड ऑर्डर का लीवर है क्योंकि इसमें एफर्ट सेंटर पे है। फ्ली के जरिए याद करते हैं, एफर्ट सेंटर में है मीन्स ये थर्ड टाइप लीवर है। ऑप्शन नंबर 1 गलत है क्योंकि क्ला हैमर हमारा फर्स्ट ऑर्डर का लीवर है। ऑप्शन नंबर 2 पढ़ते हैं, व्हील बैरो आर एंड प्लायर आर लीवर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। व्हील बैरो, देखिए दोस्तों, व्हील बैरो यल सेंटर में मीन्स ये सेकेंड टाइप लीवर है, लेकिन इसमें लिखा है फर्स्ट टाइप लीवर, मतलब ये ऑप्शन तो गलत है, लेकिन सेकंड देख लेते हैं, प्लायर आर
प्लायर में देखिए दोस्तों, प्लायर में एफ हमारा सेंटर पे है, मीन्स ये फर्स्ट टाइप लीवर है। तो प्लायर तो हमारा फर्स्ट टाइप लीवर है, लेकिन व्हील बैरो हमारा सेकेंड टाइप लीवर है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो गया। अगला हमारा ऑप्शन है ह्यूमन आर एंड नट क्रैकर आर लीवर ऑफ सेकेंड आर्डर। आप सभी को पता होगा कि ह्यूमन आर थर्ड आर्डर का लीवर होता है। और आइए नट क्रैकर को देखते हैं। नट क्रैकर में लोड हमारा सेंटर में, मीन्स ये सेकेंड ऑर्डर का लीवर है। मीन्स कि नट क्रैकर हमारा सेकेंड ऑर्डर का लीवर है, लेकिन ह्यूमन आर हमारा थर्ड ऑर्डर का लीवर है। मतलब ऑप्शन नंबर 3 भी गलत है। तो मतलब ऑप्शन नंबर 4 ही सही होगा। लेकिन आइए इससे एक बार चेक कर लेते हैं। व्हील बैरो एंड नट क्रैकर आर लीवर ऑफ सेकेंड ऑर्डर। व्हील बैरो, देखिए दोस्तों, व्हील बैरो में लोड सेंटर पे मीन्स ये सेकेंड ऑर्डर का है। और नट क्रैकर, हमारा नट क्रैकर में भी लोड सेंटर पे है, मीन्स कि ये भी सेकंड ऑर्डर का है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हुआ। अगला हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्शन दैट इज हेल्पफुल। इस दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एग्जाम्पल ऐसा है जो जिसके लिए फ्रिक्शन हेल्पफुल नहीं है। ब्रेक्स इन कार में ब्रेक होना जरूरी होता है, क्योंकि ब्रेक किससे लगता है, फ्रिक्शन के जरिए लगता है। और दूसरा है पिस्टन इन इंजन सिलेंडर में पिस्टन का क्या काम है, अप डाउन करता है, अप डाउन होता है, जिससे कि जो भी फ्यूल हो वो कंप्रेस और जो भी बर्न फ्यूल है वो बाहर एग्जॉस्ट कर सके। तो देखिए दोस्तों, पिस्टन सिलेंडर में जो हमारे फ्रिक्शन की वैल्यू का इम्पोर्टेंस नहीं होता, क्योंकि स्लाइड करना है और स्लाइडिंग में जितनी आसानी से मूव होगा वो उतना ही अच्छा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा दिए गए क्वेश्चन के अनुसार, क्योंकि यह यूजफुल फ्रिक्शन नहीं है। उसके अलावा अगर तीसरा देखें जूते के नीचे में जो थ्रेड में जो फ्रिक्शन होता है वो भी बहुत ज़रूरी होता है। और कार के टायर रोड पे अगर चल पा रहा है तो उसका मतलब फ्रिक्शन एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो हमारा ऑप्शन होगा दिए गए क्वेश्चन के अनुसार बी राइट आंसर होगा। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ सर्कल इज 28। फाइंड द रेडियस। रेडियस को फाइंड करना है। सर्कमफ्रेंस मीन्स परिधि। क्वेश्चन में दिया गया है द डिफरेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस और व्यास। व्यास को हम क्या लिख सकते हैं, 2r। दिया गया है 28 सेंटीमीटर। तो हमें रेडियस चाहिए 2r इक्वल टू पाई माइनस 1 14। इसे सॉल्व करने पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 6.53। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है 50 न्यूटन और 120 न्यूटन का एक फोर्स एक्ट कर रहा है और हमें टेन थीटा की वैल्यू और एफ की वैल्यू फाइंड करनी है दिए गए फिगर के अनुसार। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने है और हमें अगर इसे सॉल्व करें सॉल्व करने पे कैमरा में अपना ऑन कर लूँ। देखिए दोस्तों, हमें एफ की वैल्यू फाइंड करनी है। पाइथागोरस प्रमेय से ही हम इसे फाइंड कर लेंगे। 120 50 और एफ की वैल्यू अगर मैं फाइंड करूं तो हमारे पास हो जाएगा 120 का वर्ग प्लस 50 का वर्ग 169 00 का 130 30 न्यूटन और 130 न्यूटन दो ऑप्शन में सही है। अब हमें टेन थीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब अपान आधार 50 अपान 120। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 48
0.41 समथिंग आएगा। तो 0.41 ऑप्शन नंबर बी सही होगा हमारा। इसका मतलब हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फोर्स की वैल्यू हमारी आई है 130 न्यूटन और टेन थीटा की वैल्यू 0.41 और समथिंग। हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व मतलब हम उतना ही सॉल्व करेंगे जितना कि हम सही ऑप्शन को टिक कर सके। अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ट्रांसफ़र व्हेन वर्क इज डन। वर्क डन होने पे क्या ट्रांसफ़र होता है, क्या परिवर्तित होता है, कार्य पूरा होने पे क्या परिवर्तित होता है, एनर्जी। ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्ट्रेन। दोस्तों स्ट्रेन की यूनिट सभी को पता होगा। स्ट्रेन अगर हम लंबाई के टर्म में स्ट्रेन को कहे तो लंबाई में परिवर्तन अपान प्रारंभिक लंबाई, यह हमारा स्ट्रेन हुआ। चूँकि यह भी लेंथ है, यह भी लेंथ है, दोनों यूनिट आपस में कट हो जाएगी तो स्ट्रेन हमारा एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, मीन्स ऑप्शन नंबर 4 नो यूनिट। अगला हमारा क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज पास्कल। एसआई स्ट्रेस की एसआई यूनिट पास्कल होती है। स्ट्रेस हम देखते हैं क्या होता है। स्ट्रेस क्या होता है, इकाई क्षेत्रफल में लगने वाले फोर्स को हम स्ट्रेस कहते हैं। और अगर हम इसे यूनिट को मतलब यूनिट कन्वर्जन करें तो यह यूनिट हमारे प्रेशर की यूनिट के जैसा होता है, मतलब इसे हम पास्कल भी कह सकते हैं। हमें याद रखे रहना है केवल ये अभी के लिए कि स्ट्रेस और पास्कल प्रेशर की यूनिट सेम होती है, पास्कल होती है। और स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, इकाई क्षेत्रफल में लगने वाले फोर्स को स्ट्रेस कहते हैं। और यही कंडीशन प्रेशर के लिए भी होता है। प्रेशर क्या होता है, इकाई क्षेत्रफल में लगने वाले लंबवत फोर्स को प्रेशर कहते हैं। प्रेशर का मतलब डायरेक्शन निश्चित होता है, इसलिए यह एक स्केलर क्वांटिटी भी होती है। प्रेशर में क्या होता है कि वो कंप्रेस ही करेगा, प्रेशर में कंप्रेस करेगा, तो इसकी डायरेक्शन भी निश्चित होती है कि हाँ ये कंप्रेस ही करेगा, कंप्रेसिव डायरेक्शन में होगा। और इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत फोर्स को प्रेशर हो गया यह यूनिट। और स्ट्रेस, देखिए स्ट्रेस हमारा कंप्रेसिव नेचर का भी हो सकता है, टेंसाइल नेचर का भी हो सकता है। तो हमारा आंसर होगा, देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, मतलब ट्रू है। इसलिए अगले क्वेश्चन ऑप्शन में पढ़ते हैं टेंसाइल स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ एंड ओरिजिनल लेंथ। टेंसाइल स्ट्रेन रेशियो चेंज इन, हाँ यह भी सही है। और यंग मॉडुलस इज अ मेजर ऑफ स्टिफनेस ऑफ मटेरियल। हाँ यदि किसी का यंग मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई की वैल्यू अधिक है तो हम जान जाएंगे वो ज़्यादा स्टिफनेस है उस मटेरियल की। तो ऑप्शन नंबर 3 भी ट्रू है। तो दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, नन ऑफ दिस, क्योंकि इसमें जितने भी ऑप्शन है सब ट्रू है, तो एक भी फॉल्स नहीं है। तो हमारा आंसर विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर थर्मल प्रॉपर्टी सच एज हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी को हम मेजर करते हैं कैलोरीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके अलावा मैं बता दूं बैरोमीटर से हम हाई टेम्परेचर को, बहुत अधिक हाई टेम्परेचर को मेजर करते हैं। और हाइड्रोमीटर का यूज हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने के लिए करते हैं। और ओडोमीटर का यूज हम डिस्टेंस ऑफ ट्रेवलिंग के लिए करते हैं, जो कि हमारे व्हीकलों में मतलब प्रेजेंट होता है, सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन है इन द सीरीज सर्किट विच पैरामीटर रिमेन कांस्टेंट अक्रॉस ऑल एलिमेंट। यह आप पहले से ही आपको पता होगा, लेकिन मैं बता दूं कि मतलब जब भी सीरीज कनेक्शन होता है सर्किट में, तो उसमें जब भी सीरीज कनेक्शन होता है तो उसमें करंट की वैल्यू सेम होती है। और जब भी पैरेलल कनेक्शन होता है उसमें वोल्टेज की वैल्यू सेम होती है। सीरीज कनेक्शन होता है तो करंट की वैल्यू सेम होती है, और पैरेलल कनेक्शन होता है तो वोल्टेज डिफरेंस की वैल्यू सेम होती है। तो इसमें क्या पूछा गया, इन सीरीज सर्किट विच पैरामीटर रिमेन कांस्टेंट अक्रॉस ऑल सर्किट एलिमेंट। तो सीरीज है, मीन्स ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, करंट। अगला हमारा क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग सर्किट इन द फॉलोइंग सर्किट कैलकुलेट द करेंट थ्रू 20 ओम रजिस्टेंस। 20 ओम रजिस्टेंस वाले जो भी है
रजिस्टर है उसमें से जो धारा प्रवाहित हो रही है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा है। तो हम सभी को फार्मूला पता होगा, V बराबर आई आर से हमें I की वैल्यू पूछी गई है, तो I इक्वल टू V अपन R होगा। हमें रजिस्टेंस 20 वाले का चाहिए, V अपन आई आर, I की वैल्यू पूछी गई, V अपन R होगा। तो R 20 एम्पियर, 20 ओम रजिस्टेंस में से कितना एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। वोल्टेज की वैल्यू दी गई है, हमारे वोल्टेज की वैल्यू क्या दी गई है, हमारे वोल्टेज की वैल्यू दी गई है 200 वोल्ट है, 10 एम्पियर। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन यूनिट न्यूटन मीटर एंड जूल में। जूल वर्क की यूनिट होती है, सभी को पता है, और वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इंटू फोर्स के डायरेक्शन में चली गई डिस्टेंस। तो यहाँ हमारा फोर्स हो गया और डिस्टेंस को हम मीटर से डिनोट करेंगे। और जूल हमारा एक एसआई पद्धति में जो भी है यूनिट है वर्क का, तो जूल इक्वल टू न्यूटन मीटर होता है। ऑप्शन मतलब 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू 1 जूल। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन का कौन सा एग्जाम्पल है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में दोस्तों इसमें एक विशेष प्रकार का फोटॉन मेटल पे इमिट किया जाता है जिससे कि करंट जनरेट होता है। तो यह तो नहीं है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, करंट के माध्यम से इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रवाहित की जाती है। तो एनोड और कैथोड होता है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो करंट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है केमिकल एनर्जी में। इसका मतलब इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, इन अ बेल्ट ड्राइव ड्यू टू डिफरेंस इन टेंशन along the belt its length is constantly changing, this is called। देखिए दोस्तों, जब बेल्ट ड्राइव होता है तो एक टाइट साइड होता है, एक लूज साइड होता है, स्लैक साइड होता है। ऊपर में जो बेल्ट होता है उसमें जो वो स्लैक साइड होता है वो लूज होता है, नीचे का कैसा होता है, टाइट साइड होता है। तो जब भी बेल्ट ड्राइव होती है, तो जब बेल्ट हमारे टाइट साइड से लूज स्लैक साइड की ओर जाती है तो उसमें कांस्टेंट मतलब सिकुड़ता है बेल्ट, और जब भी स्लैक साइड से टाइट साइड की ओर जाती है तो उसमें एक्सटेंशन होता है। तो कांस्टेंट मतलब सिकुड़ रहा है और एक्सटेंड हो रहा है। तो ये डिफरेंस होता है ये मतलब, और इसकी वजह से वेलोसिटी रेशियो पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो यही जो भी मतलब डिफरेंस है, मतलब एक बार सिकुड़ रहा है और एक बार एक्सटेंड हो रहा है। देखिए मेरे लैंग्वेज में थोड़ी दिक्कत होगी तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि मैं सही से अपने आवाज़ मतलब जो मैं बोल पा रही हूँ उसे बहुत अच्छे से तो नहीं प्रेजेंट कर पा रही हूँ, लेकिन मैं ऐसा प्रेजेंट कर लूँगी जिससे आप समझ सकें। तो देखिए दोस्तों, तो ये जो डिफरेंस होता है इससे क्या होता है, रिलेटिव मोशन जनरेट होता है, ये जो सिकुड़ रहा है या फिर जो एक्सटेंशन हो रही है। तो इसी घटना को हम क्रीपिंग कहते हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रीप। अगला हमारा क्वेश्चन है, टू रिजेक्ट टू आइटम्स और लाट इंस्ट्रक्टर रिजेक्ट इज 0.08% ऑफ डिफेक्टिव, हाउ मेनी आइटम्स डज ही एग्जामिन। इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि मान लीजिए ये ढेर सारा एक प्रोडक्ट है, मान लीजिए किसी का हम नट बोल्ट या कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है, वो ढेर सारा एक ढेर है जिसमें से 2 आइटम को रिजेक्ट किया गया है। एक इंस्पेक्टर रिजेक्ट कर रहा है केवल 2 आइटम को, और ये 2 आइटम कितने परसेंट के बराबर है, 0.08% के बराबर है ये 2 आइटम। तो इसमें पूछा गया है कि यदि तो वो जो ढेर सारा आइटम है उसकी संख्या कितनी होगी जिसमें से वो 2 आइटम रिजेक्ट किया है, और अगर परसेंटेज के दृष्टि से देखें तो 0.08% जो भी प्रोडक्ट
है हम लोग का वो रिजेक्ट हो गया है। मेरे पास लॉट ऑफ प्रोडक्ट है, इसमें से 0.08% रिजेक्ट हो गया है, या अदर टर्म्स में कहे तो दो आइटम हमारा रिजेक्ट हो चुका है। तो हमें पता करना है कि ये इतना मेरे पास कितने प्रोडक्ट है, कितना पीसेस है। तो हम लोग क्या करेंगे, दो आइटम है माना यक्स पीसेस है ना, यक्स पीसेस है और इसमें 0.08% रिजेक्ट हो चुका है। तो हमें यक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या होगी 2/0.08। इसे सॉल्व करेंगे 2/0.08 परसेंटेज भी है ना, इंटू 100 हो जाएगा, 4 दूनी 8, यहाँ पे 25 हो जाएगा, यहाँ 2 एकम 0, यानी 2500। ऑप्शन नंबर पहला। अगला हमारा क्वेश्चन है ए बी सी आर इन रेशियो, हाउ विल बी सम ऑफ। इसमें लिखा गया है ए बी सी आर इन रेशियो। ए बी सी की वैल्यू को अगर हम रेशियो के टर्म में लिखें तो हमारा रेशियो है 38:28:20। हाउ विल बी द सम ऑफ ₹1162 बाई डिवाइडेड एमंग। देखिए हमारे पास टोटल पैसा है 1162 और इसमें ए बी सी में मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है किस रेशियो में, 35:28:20। तो इसके लिए हम दोस्तों ये रेशियो के टर्म में है, ये टोटल वैल्यू है, तो हम टोटल वैल्यू को भी रेशियो के टर्म में लाते हैं। अब टोटल वैल्यू को रेशियो के टर्म में कैसे लाएंगे, सिंपली इन तीनों को जोड़ देंगे, हमारे पास आ जाएगा 8 5 13 हो जाएगा, 5 6 7 1 8 83। इस वैल्यू को अगर मैं रेशियो के टर्म में लिखूँ तो 83 होगा। तो हम क्या करेंगे 83 इक्वल टू 1162, 83 इक्वल टू 1162। तो एक रेशियो बराबर कितना होगा हमारा 83 का, अगर हम भाग देंगे इसमें, मेरी कैलकुलेशन बहुत फास्ट तो नहीं है, और तो पहले एक बार जाएगा ये 83, 6 में से 3 आती, 4 में से 3 2, और ये 4 टाइम्स जाएगा, 4 3 12, 4 8 32 33। तो 1 रेशियो मतलब 1 इक्वल टू 14 के बराबर हो गया रेशियो के टर्म में हमारी वैल्यू। अब क्या करेंगे 1 इक्वल टू 14 के बराबर हो गया। अब रेशियो के टर्म में लिखते हैं, हमें जल्द से जल्द ऑप्शन को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम सबसे सिंपल करेंगे, तो 20 वाला सी वाला रेशियो निकालते हैं 28 280। तो हम देखेंगे सी का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 28 रुपीज़ होना चाहिए। आइए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। 28 वाला ऑप्शन पहला ही दिख रहा है, जो सी को 2080 आया था, 280 आया था, आई एम रियली सॉरी। एक की वैल्यू रेशियो टर्म में 14 आई थी, तो 20 की वैल्यू आ जाएगी 280। 280 वाला जिस ऑप्शन में होगा सी की वैल्यू वही हमारा राइट आंसर होगा, और यह ऑप्शन नंबर 1 में ही राइट है। तो हम पूरा सॉल्व ना करके हम जान जाएंगे कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही राइट आंसर है। अगला हमारा क्वेश्चन है एमंग द फॉलोइंग विच ऑफ द सेट ऑफ साइड ऑफ राइट ट्रायंगल। इसमें से हमें ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हमें ये फाइंड करना है कि इसमें से कौन सा जो वैल्यू वो राइट एंगल ट्रायंगल की जो भुजाओं की है वो वैल्यू है। तो हम सिंपली पाइथागोरस प्रमेय से हमें पता है कि हमारा कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होना चाहिए। अगर ऑप्शन ए को देखेंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा हो सके। जैसे 30 का वर्ग सबसे अधिक वैल्यू कितनी है 50 है, तो 50 हमारा विकर्ण होगा, और इन दोनों को
वर्ग जोड़ेंगे तो ये 50 से ज़्यादा ही आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत हुआ। सेकेंड वाला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। तो देखिए 3 का सबसे सबसे बड़ी वैल्यू 5 है, मतलब यह मेरा विकर्ण हो गया, 25 हो गया। और इसको 3 का वर्ग कर देते हैं, 4 का वर्ग 16 हो गया, इसको जोड़ेंगे 25, मतलब ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगर हम ऑप्शन नंबर 3 को देखते हैं तो इसे भी जोड़ने पे अगर विकर्ण को हम 30 माने तो 30 का वर्ग इक्वल टू 20 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग, ये भी इससे यहाँ पे 400। और आप इसे आप खुद ही चेक कर सकते हैं, मैं बता दे रही हूँ। आप ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। और आप लोग चेक भी कर पाए कि हमारे विकर्ण की वैल्यू जो है बराबर है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अगला हमारा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ टी, फिगर में दिया गया। दोस्तों लामी का प्रमेय तो सभी को पता होगा। इसमें 3 फोर्सेस जब एक पॉइंट पे मिलते हैं तो पहले का मतलब फोर्स, एक फोर्स और उसके सामने वाले एंगल का साइन अपान साइन, फिर वही यही प्रोसेस F1 के लिए, यही F2 के लिए और यही F3 के लिए सभी को पता होगा। जैसे फिर भी मैं इसे एक बार कर दे रही हूँ, बता दे रही हूँ। लामी का प्रमेय F1 का F1 की वैल्यू सामने वाली θ1 कर देती हूँ, इस θ2 कर देती हूँ और इसे θ3 कर देती हूँ। तो लामीज के प्रमेय के अनुसार F1 और दो उसके सामने वाला एंगल, जो दो फोर्सों के बीच बनने वाला एंगल है, उसके साइन थीटा के बराबर होगा F2 अपान साइन θ2 और F3 बराबर साइन θ3। यह सभी को पता होगा। तो हमें लामी का प्रमेय पता है और उसके जरिए हमें फाइंड करनी है टी की वैल्यू। ये हमारा टी डैश है, देखिए दोस्तों ये हमारा टी डैश है और ये टी है, हमें टी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसके लिए हम अगर लामी का प्रमेय लगाएंगे दोस्तों तो आप पाएंगे कि यह 90 हो गया और यह 40 हो गया, टोटल मिला के 130 हो गया। और यह वाला एंगल देखेंगे तो 30 प्लस 90 120 हो गया। और ये वाला एंगल 360 में से इन दोनों को घटाएंगे तो 110 आएगा। हमें टी की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए टी और इसके सामने वाला एंगल साइन 130 हो गया। और हमें वैल्यू फाइंड करना है तो टी डैश भी नहीं पता है, तो 3 तो कम से कम दिख रहा है, 3 kg है। और अगर लोड के टर्म में निकालेंगे न्यूटन के टर्म में तो mg होता है, 10 का इंटू कर देंगे तो 30 हो जाएगा। जैसे mg होता है ना, तो 3 इंटू जी की वैल्यू 10 मान ले रही हूँ तो यह 30 हो गया। तो यहाँ पे हम 30 अपान इसके सामने वाला एंगल है साइन 110। तो हमारी टी की वैल्यू जो भी आएगी, टी इक्वल टू हमारा आएगा सॉल्व करने पे साइन 130 अपान साइन 110 इंटू 30। इसे जब आप सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों जनरली हम 0, 45, 90, 30 यही सब वैल्यू जानते हैं। 130 और 110 वैल्यू हम साइंटिफिक कैलकुलेटर के जरिए फाइंड करेंगे और इसे में और इन दोनों को डिवाइड करने पे जो भी वैल्यू आएगी हमारी वो है पॉइंट, मैं साइंटिफिक सीओ से निकाली थी 130 अपान साइन 130 अपान साइन 110 है ना, साइन 130 अपान साइन 110 है। तो 0.815 आया था। तो 30 अपान 0.815 को अगर इंटू करेंगे तो 40.45 आएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तो अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसे रिमेंबर कर लेना ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ हम लोग के यहाँ तो कैसियो अलाउ है नहीं। अगला हमारा क्वेश्चन है ऑन डिवाइडिंग बाई, एक इक्वेशन दिया गया है और इसे डिवाइड करना है हमें 8ab से डिवाइड करना है हमें।
आइए हम इसे देख लेते हैं। वैसे आप सभी को आता होगा, मगर एक बार फिर से देख लेते हैं और कैसे हम राइट आंसर को जल्दी टिक कर सके यह भी जान पाएंगे। देखिए दोस्तों, हमारा इक्वेशन दिया हुआ है 32a² b + 12ab³ c और भाग करना है 8ab से। 8 चौक 32 हो जाएगा, यहाँ पे a हो जाएगा 32a² b और ये हम पूरा सॉल्व ना करके हमें क्या फाइंड करना है, राइट आंसर। तो 4a वाला ऑप्शन हम चूज करेंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। दोस्तों, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज किससे किससे मिलकर बना होता है। इस हम लोग को कुछ कंपोजिशन भी याद कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और अभी के लिए इस ऑप्शन के लिए मैं ब्रॉन्ज किससे बना होता है, ब्रॉन्ज बना होता है कॉपर और टीन से। कॉपर और टीन ऑप्शन देखिए, परसेंटेज तो बाद में देख लेंगे, पहले देख लेंगे कि जो कंपोनेंट है वो सही है कि नहीं। कॉपर और टीन से, कॉपर और टीन केवल ऑप्शन नंबर 1 में ही है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 ही राइट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, इसे आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, फिर भी मैं इसे सॉल्व कर दे रही हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, √9 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3। इसे मैं सॉल्व कर देती हूँ कैमरे के जरिए ही। वैसे यह बहुत आसान आंसर है। क्वेश्चन में दिया है 41 माइनस है, यहाँ पे 21 प्लस है, 19 माइनस है 90, ऐसे दिया हुआ है। 41 माइनस 21 प्लस 19। देखिए 3 का अंडर रूट हटाएंगे तो 9 का अंडर रूट हटाएंगे तो 3 आ जाएगा। फिर यह 16 हो जाएगा, 16 का 4 हो जाएगा, 16 अंडर रूट 16 की वैल्यू 4 आ जाएगी। और अंडर रूट 25 की वैल्यू, यहाँ 41 है सॉरी, अंडर रूट 25 की वैल्यू 5 हो जाएगी। इसे सॉल्व करने पे 36 और इसकी वैल्यू लास्ट में 6 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है 6। अगला हमारा क्वेश्चन है, इन ब्लास्ट फर्नेस व्हाट एडेड टू रिमूव इम्प्योरिटीज ऑफ ऑक्साइड। ऑक्साइड के इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए क्या मिलाया जाता है ब्लास्ट फर्नेस में। ऑप्शन होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लाइम स्टोन। ब्लास्ट फर्नेस पे में ऑक्साइड के इम्प्योरिटी को हटाने के लिए हम लाइम स्टोन को मिलाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कंप्लीट द आइडेंटिटीज। देखिए दोस्तों, यह फार्मूला होता है साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला हमारा क्वेश्चन है, वैल्यू दी गई है, हमें फाइंड आउट करना है
तो इसे सॉल्व करना होगा। इसे सॉल्व करने का एक बहुत आसान मेथड भी है और एक कन्वेंशनल मेथड भी है। a/b की वैल्यू दी गई है 6/5 और इक्वेशन दिया गया है, हमें एक इक्वेशन फाइंड करना है a² + b² a² - b²। ए बी की वैल्यू तो दी नहीं गई है और ए बी के टर्म में दिया गया है, तो a/b के टर्म में दिया गया है, तो हम b² को अगर कॉमन ले लेंगे तो a² + b² +1 होगा और यहाँ से भी अगर हम b² कॉमन लेते हैं तो a² -1 होगा, दोनों कट डाउन हो जाएगा और ए और बी के वैल्यू रख के वर्क कर देंगे तो 36/25 +1 हो जाएगा और यहाँ पे 36 - 25 -1 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड ऑन करेंगे, 25 कट जाएगा और अगर ऐड ऑन करेंगे तो 11 61 हो जाएगा और यहाँ पे होगा हमारे पास 61/11। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। इसके अलावा एक अलग मेथड भी है जो तभी अप्लाई होगा जैसे कि अगर रेशियो के फॉर्म में पूछा गया है वैल्यू और दिया है, जैसे ए बी रेशियो के फॉर्म में है और जो इक्वेशन है वो भी हमारा रेशियो के फॉर्म में है और सब स्क्वायर में है। मान लीजिए अगर इक्वेशन में सभी स्क्वायर में नहीं होते तो ये वाला आइडिया नहीं वर्क करता, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वैल्यू भी रेशियो में और यह भी रेशियो में होना चाहिए और जो भी पावर में है वो सेम पावर में होना चाहिए। तो ए बी की वैल्यू जो है सेम रख देंगे। जैसे क्या वैल्यू दी गई है a/b की वैल्यू 6/5, तो ए को हम 6 ही मान लेंगे और बी को हम 5 ही मानेंगे। इसमें अगर रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36 + 25 36 - 25, तो हमारे पास वैल्यू आ गई बहुत आसानी से। ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में दिया है द मैक्सिमम फ्रिक्शन एक्शन ऑन बॉडी इज। अगर मैं एक ग्राफ के फॉर्म में वैल्यू पुट करूं यहाँ में फोर्स और यहाँ पे मैं देखिए दोस्तों जो भी हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो एडजस्टेबल फ्रिक्शन होता है। अगर आप किसी स्थिर वस्तु पे फोर्स ज़्यादा लगा रहे हैं तो ज़्यादा लगेगा जब तक स्थिर अवस्था में, यदि आप फोर्स कम लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कम होगी। लेकिन एक ऐसी कंडीशन जब वस्तु ठीक मूविंग वाले कंडीशन में आने वाली हो, मूविंग वाली कंडीशन मूव न कर रहा हो लेकिन मूव होने ही वाला रहे, ऐसी कंडीशन को लिमिटिंग कंडीशन है, मतलब हायर लिमिट। जब वो वस्तु स्थिर है और जस्ट मूविंग की कंडीशन में आने वाली है तो उसे लिमिटिंग कंडीशन कहेंगे और लिमिटिंग कंडीशन में जो भी वैल्यू होती है वो सबसे अधिक होती है। स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन हो गया और स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्स स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होता है और लिमिटिंग फ्रिक्शन से जो भी कोई भी फ्रिक्शन हो उसकी वैल्यू हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगी, मतलब सबसे ज़्यादा वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन की होती है। और जैसे ही मूविंग कंडीशन में आए, चाहे वो स्लाइडिंग मोशन हो चाहे वो रोलिंग मोशन हो, हमेशा जो भी वैल्यू होगी वो लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू से कम ही होगी। तो मैक्स फ्रिक्शन वैल्यू द मैक्सिमम फ्रिक्शन एक्टिंग ऑफ द बॉडी होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है हीट एंड वर्क बोथ आर फंक्शन। हीट और वर्क दोनों हमारा पाथ फंक्शन है।
हीट और वर्क दोनों लो ग्रेड फंक्शन है, लो ग्रेड एनर्जी है। लो ग्रेड एनर्जी जिस एनर्जी को हम पूरा यूटिलाइज ना कर सके डिजायर वर्क प्राप्त करने के लिए। जैसे इलेक्ट्रिसिटी हमारी एक हाई ग्रेड एनर्जी है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा लॉसेस नहीं है, लेकिन यदि हम हीट को वर्क के टर्म में यूज करेंगे तो हीट में बहुत लॉसेस हो जाएंगे और वर्क हमें बहुत कम मिलेगा। तो वो हमारा लो ग्रेड एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी हमारा हाई ग्रेड एनर्जी है। और लो ग्रेड एनर्जी पाथ फंक्शन होता है और लो ग्रेड एनर्जी हमेशा पाथ फंक्शन होता है। तो हीट और वर्क हमारा पाथ फंक्शन है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अ बॉडी मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर प्रति सेकेंड कम्स टू हाल्ट, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में वस्तु कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक बॉडी मूव कर रहा है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर प्रति सेकेंड है और फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है कितने सेकेंड में, 10 सेकेंड में। तो वो कितना डिस्टेंस तय किया है, यस की वैल्यू पूछी गई है। तो यस की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले मैं ए की वैल्यू फाइंड करती हूँ। v बराबर u प्लस ए टी, गति का पहले नियम इक्वेशन अगर सॉल्व करें तो u हमारा 5 है, ए टी 10 है, तो a की वैल्यू हो जाएगी -1/2 सॉल्व करने पे। अब हमें s की वैल्यू चाहिए। s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर से हम सॉल्व करेंगे। 5 × 10 प्लस 1/2 और इसकी वैल्यू -1/2 थी और 10 की वैल्यू 100, यहाँ 50 हो गया। फिर दोस्तों यहाँ पे माइनस में है, माइनस से हमारा है 425, मतलब 25 चौके 100 हो जाएगा। यहाँ पे 25 कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 25, ऑप्शन नंबर पहला। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 25 मीटर। अगला हमारा क्वेश्चन है, द टेम्परेचर ऑफ फर्नेस इज मेजर्ड। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि बहुत अधिक टेम्परेचर को हम पायरोमीटर से मेजर कर सकते हैं, क्योंकि ये रेडिएशन को मेजर करता है। रेडिएशन के थ्रू टेम्परेचर को मतलब रीड करता है या शो करता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला हमारा क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी एट विच डीसी, मतलब डीसी किस फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट होती है। आप सभी को पता होगा एसी का जो भी होता है सिंबल, एक बार मैक्सिमम एक बार मिनिमम 0 से होते हुए, तो ये जो फ्लक्चुएशन है वो एसी में होता है। और फ्रीक्वेंसी, जब फ्लक्चुएशन है तो फ्रीक्वेंसी होगी, तो एसी में फ्रीक्वेंसी होता है, लेकिन डीसी क्या है, डायरेक्ट करंट है, इसमें प्लस वैल्यू मतलब फ्लक्चुएशन नहीं होता है। तो फिर इसका मतलब कि हमारा जो डीसी करंट है उसमें फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा, मीन्स कि इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 0 हर्ट्ज। अगला हमारा क्वेश्चन है, नेगेटिव गेज प्रेशर इज आल्सो नोन एज। दोस्तों, गेज प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हम लोग जो भी प्रेशर मेजर करते हैं वो गेज प्रेशर पे करते हैं जनरली, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जो भी ऊपर होता है वो हमारा गेज प्रेशर में आएगा, और जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे अगर प्रेशर है तो वो हमारा वैक्यूम प्रेशर या इसको निगेटिव गेज प्रेशर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है निगेटिव गेज प्रेशर, तो निगेटिव गेज प्रेशर मीन्स के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, मीन्स कि निर्वात है, वैक्यूम है। क्योंकि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर है किसी प्लेस का, तो वहाँ की जो वो स्थान होगा वो सक करेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। तो वैक्यूम को ही हम निगेटिव गेज प्रेशर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1 लीटर ऑफ लिक्विड डेंसिटी इज। 1 लीटर लिक्विड डेंसिटी का डेंसिटी है 7135 किलोग्राम
प्रति मीटर क्यूब। मैं आपको बता दूं कि हमारे जो वाटर की डेंसिटी होती है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब के टर्म में वो 1000 होती है। और अगर इसमें क्या पूछा गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी, अगर वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलूँ तो वो होगी 1। और किसी भी स्पेसिफिक ग्रेविटी का फार्मूला होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जिसकी आप स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना चाहते हैं, अपन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1000, और इसमें डेंसिटी दिया गया है लिक्विड का 7135। और अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो 7.135 हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा। लेकिन ऑप्शन में तो ऐसा ऑप्शन कुछ दिया ही नहीं हुआ है, तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू को अपने आंसर को टिक करेंगे ऑप्शन नंबर 1। वैसे इसका रियल आंसर यह होना चाहिए 7.135। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 0.7135। और यह इसका आंसर किए। दोस्तों अब आइए हम लेवल 2 पे आ जाते हैं, ग्रुप 1 के लेवल 2 पे आ जाते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है द पिच ऑफ स्क्रू जैक इज 1 मीटर, लेंथ ऑफ द हैंडल। स्क्रू जैक आप सभी लोग देखे होंगे दोस्तों कि स्क्रू जैक जब हम लोग की कार और जब ख़राब होती है तो उसमें स्क्रू जैक होता है जिसके ज़रिए हम उसको लिफ्ट करते हैं, उस कार को, मतलब भारी वेट को लिफ्ट करने के लिए हम स्क्रू जैक का इस्तेमाल करते हैं। इसमें कुछ इस तरह होता है और यहाँ पे एक बहुत वजनी यहाँ पे बेस होता है, और यहाँ पे जो भी यहाँ पे थ्रेड कटा हुआ होता है, इसे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन मतलब एक थ्रेड लीड कटा रहता है, और फिर उसके ऊपर एक हैंडल रहता है जिसको घुमा के वेट को लिफ्ट किया जाता है। अगर मैं एक फ्री हैंड ड्राइंग करूँ तो यहाँ पे हमारा लीड है और यहाँ पे कुछ भी उठाने वाला कोई होगा, और यहाँ पे हमारा हैंडल है जिसके ज़रिए हम ऐसे घुमाकर वेट को लिफ्ट करते हैं। तो इसमें बोला गया है स्क्रू जैक 1 पिच, ये जो पिच है, ये जो थ्रेड की पिच है उसकी वो कितने, उसकी वैल्यू दी गई है 1 mm। और ये जो हैंडल है जिसे हम घुमाएंगे, इस हैंडल की जो लंबाई है ये 1 मीटर है, ये mm है, ये 1 मीटर है। और एफर्ट हम हैंडल पे लगा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, तो एफर्ट द्वारा चली गई दूरी हमारी हो जाएगी, सर्कल में घुमा रहे हैं, राउंड में घुमा रहे हैं, 2πr हो जाएगी, ठीक है। और हैंडल हमारा r हो जाएगा, और जो भी वेट लिफ्ट होगा वो एक ऐसे मतलब थ्रेड के जरिए ऐसे एक थ्रेड को अगर पार किया, एक पिच को एक बार राउंड हुआ तो एक पिच आगे बढ़ा, ऐसे लोड बढ़ेगा धीरे धीरे। तो देखिए इसमें लिखा है, क्या लिखा गया है, मैकेनिकल एडवांटेज पूछा गया है। मैकेनिकल एडवांटेज अगर मैं लोड के टर्म में कहूँ तो लोड अपन एफर्ट होगा, और यदि मैं डिस्टेंस के टर्म में कहूँ तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू होगा एफर्ट द्वारा चली गई दूरी अपन लोड द्वारा चली गई दूरी। तो लोड हमारा, एफर्ट हम लगा रहे हैं, हैंडल पे एफर्ट लगा रहे हैं, तो सर्कल पे घूम रहा है हैंडल, तो 2πr की वैल्यू दी गई है 1 मीटर, और इसे हम 1000 कर देते हैं। और लोड कितना, अगर पिच जितना पिच को क्रॉस करेगा उतना वेट लिफ्ट होगा, तो हमारा यह है 1 mm, है ना दोस्तों, 1 mm है। तो हमें यही हमारा मैकेनिकल एडवांटेज है। 2000 पाई की वैल्यू 3.14, और इसे कहेंगे तो 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 2, मतलब 6 2 80, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया है दोस्तों इन द फिगर गिवन बिलो द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। जब भी आप एंगल 45 देखा करिए खुश हो जाया करिए, क्योंकि उसमें जो लंब और आधार की वैल्यू सेम होगी। तो ए बी की वैल्यू हम देख पा रहे हैं, अगर ये हमारा, अगर मैं इस पर फोकस करूँ, देखिए दोस्तों, अगर मैं इस पर फोकस करूँ 45 है तो ये 100 है, तो निश्चित रूप से यह ए बी भी 100 होगा। क्यों?
देखिए tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। 100 आधार हमारे x है तो x की वैल्यू भी 100 हो जाएगी। tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो हमें पता चल गया ए बी की वैल्यू कितनी हो गई, 100 हो गई। अब हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालना है ना। अब tan 60 को देखते हैं। tan 60 लंब हमारा कितना हुआ, x + 100 और आधार कितना हुआ, यह भी 100 हुआ। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो 100 √3 और अगर x + 100 हो जाएगा, भाई पक्षांतर करेंगे तो 100 √3 - 1, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी √3 की वैल्यू कितनी होती है 2 पॉइंट और √3 की वैल्यू 1.73 होती है। 1.73 - 1 हो जाएगा इंटू 100, तो फिर 1 निकल जाएगा तो 0.73 हमारा आंसर होगा। 0.73 इंटू 100 हो जाएगा, जो कि वैल्यू होगी 730 नहीं, कितना था 0.73 इंटू 100। सॉरी, कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक हो रही है। मैं इसे फिर से सॉल्व करूँ तो tan 60 हमारा लंब है x + 100 इंटू 100, यहाँ पे √3 इंटू 100 -100, x 100 कॉमन हो जाएगा और इसकी वैल्यू होगी 1.732 - 1, तो 100 - 0.732, तो 732 1 2 3 73.2 आना चाहिए आंसर। 73.2 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला हमारा क्वेश्चन है 200 किलोग्राम का एक ब्लॉक है जो 3 मीटर की हाइट से गिर रहा है एक मेटेलिक पीस पे, और जिसके कारण मेटेलिक पीस कंप्रेस हो रहा है 40 mm तक। तो हमें कैलकुलेट करना है कि मेटेलिक पीस कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। आइए हम इसे डायग्राम के फॉर्म में समझें। देखिए दोस्तों, 200 kg का एक ब्लॉक है जो कि 3 मीटर की हाइट से गिर रहा है, एक मेटेलिक पीस है। हमारे पास एक मेटेलिक पीस है जिससे कि यह कंप्रेस हो जा रहा है 40 mm तक। तो हमें कैलकुलेट करना है कि ये जो मेटेलिक पीस है ये कितना फोर्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है कि यह कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। तो इसके लिए दोस्तों हमें पहले जानना होगा कि इस ब्लॉक के पास कितनी एनर्जी है, 1/2 mv²। v को ज्ञात करने के लिए हम करेंगे एक गति के इक्वेशन के जरिए, ए के जरिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा क्योंकि ये गिर रहा है और हाइट इसकी होगी 3 मीटर की डिस्टेंस से गिर रहा है। इनिशियल वेलोसिटी अगर मैं 0 मान लूँ तो v² की वैल्यू होगी 9.81 इंटू 3 6 6 × 6 6 × 48 58। ये हमारे v² की वैल्यू आ गई। तो इस प्रकार हमारी एनर्जी हमारे पास होगी 200 इंटू v² की वैल्यू है 58600। तो हमारे पास एनर्जी जो भी होगी ब्लॉक के पास वो होगी 5886। अब यह एनर्जी, इसी एनर्जी के जरिए यह मेटेलिक पीस को कंप्रेस कर पा रहा है, हमारे मेटेलिक पीस को कंप्रेस कर पा रहा है 40 mm तक। तो 40 mm तक कंप्रेस कर पा रहा है। चूँकि ये एनर्जी के फॉर्म में है इसलिए यहाँ पे भी फोर्स इनटू कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, जैसे ये हमारे कितना वर्क कर रहा है इस मेटेलिक पीस पे गिरने के बाद, या मेटेलिक पीस पे कितना वर्क हो रहा है, तो डिस्टेंस कितनी होगी 40 mm। अगर इसे मीटर के फॉर्म में रखेंगे तो 0.04 होगा। और यह फोर्स कितना एग्जर्ट कर रहा है हमारा मेटेलिक पीस इस
एनर्जी कारण, या जितनी एनर्जी इस बॉल के पास होगी, इस ब्लॉक के पास होगी, उसी एनर्जी से वो हमारे मेटेलिक पीस को कंप्रेस कर पा रहा है। तो ये जो वर्क कर रहा है कंप्रेशन वाला, तो F इंटू कितना डिस्टेंस कंप्रेस कर रहा है, 0.04 मीटर तक। तो वैल्यू होगी 5886 अपॉन 0.04। अगर मैं इसका डेसिमल हटाऊँ तो 100 का इंटू हो जाएगा। फिर 4 एकम 4, 4 चौको 16, 17 28, 4 7 28, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20 इंटू 100। इतना फोर्स वो एग्जर्ट करेगा मेटेलिक पीस। 147150। ऑप्शन नंबर हमारा 147150। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्रिया प्रतिक्रिया का नियम सभी को पता है। आइए ऑप्शन को हम रीड करें। ऑप्शन में लिखा है दोस्तों अ रॉकेट मूविंग अर्थ। रॉकेट जब मूव पे मतलब जब रॉकेट का जब भी प्रक्षेपण होता है तो उसमें जो वार्म फ्यूल की जो वार्म गैसेस होती है वो पीछे की तरफ निकलती है, और जितनी तेज़ी से वो पीछे की तरफ रिएक्ट करती है, तो उसी एक्शन रिएक्शन के थ्रू वो रॉकेट आगे की ओर उतनी ही तेज़ी से मतलब प्रक्षेपण होता है, जो भी होता है मतलब आगे बढ़ता है। तो यह थर्ड रूल को फॉलो करता है, पहला थर्ड रूल को। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन सा उदाहरण नहीं है। पहला तो थर्ड नियम का उदाहरण है अ पैसेंजर ड्राइविंग कारलर। लिखा है एक कार में यात्रा करने वाले यात्री ब्रेक लगने पे आगे की ओर झुक जाती है। देखिए दोस्तों, ये फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया के थ्रू यदि हम यदि कार में ट्रेवल कर रहे हैं तो बॉडी मूविंग कंडीशन में, और जैसे ही ब्रेक लगता है तो इनर्शिया के कारण जो हमारे बॉडी का आगे वाला हिस्सा होता है वो आगे की ओर बढ़ जाता है, और जो हमारा जो जिस पे हम बैठे रहते हैं निचला हिस्सा शरीर का वो जो हमारे कार के साथ वो रुक जाता है। तो इस वजह से हम आगे की ओर गिर जाते हैं, आगे की ओर झुक जाते हैं, आगे की ओर झुक जाते हैं। तो ये फर्स्ट रूल को फॉलो करता है ऑप्शन नंबर 2। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। और अगर 3 को देखें तो जो भी होगा, जो गन से फायरिंग होती है वो भी एक्शन रिएक्शन पे लॉ पे ही वर्क करता है, और यदि 2 कार हिट करेगी वो भी एक्शन रिएक्शन का ही एक एग्जाम्पल होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है विच एमंग दिस मेटल हैज द मैक्सिमम कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। इसमें से कौन सा किस धातु का जो रेखीय थर्मल विस्तार गुणांक अधिक है। रेखीय थर्मल विस्तार गुणांक का मतलब है कि अगर हम किसी इन ऑप्शनों में से जो भी है प्रत्येक मेटल को अगर गर्म करते हैं तो किस में सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन होगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेड में एक्सपेंशन बाकी सबसे ज़्यादा होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है फ्यूजिबिलिटी इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच मेटल हैज हाइजेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। हाइजेस्ट मेल्टिंग पॉइंट दोस्तों दिए गए ऑप्शन में से टंगस्टन का सबसे ज़्यादा हाइजेस्ट मेल्टिंग पॉइंट है। अगला हमारा क्वेश्चन है बॉयंसी इज डिफाइंड एज। देखिए दोस्तों, जब भी कोई वेट वजनी सामान हम पानी में रखते हैं तो उसका वेट कम हो जाता है या वो हल्का फील होता है। किस कारण से, बॉयंसी के कारण। बॉयंसी का अगर हम डिफाइन करें तो क्या होगा, वो कितना वेट उसका रिड्यूस होगा, मतलब हल्का कितना वजन कम लगेगा। तो द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। जो भी सामान हम वाटर में रख रहे हैं या तैरा रहे हैं तो जो भी मुझे हल्का फील होगा वो जो वेट में जो रिड्यूसन है वो किस वेट के बराबर होगा, जितना कि वो बॉडी द्वारा वाटर हटाया गया है उस वाटर के बराबर उसके बॉडी
का वेट हल्का लगेगा। तो इसका मतलब डिफिनीशन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। द वेट ऑफ अ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, जो भी जितना अगर मान लीजिए अगर मैं कोई अधिक आयतन वाला सामान पानी में रखती हूँ तो जितना वो डिस्प्लेस करेगा वाटर को उतने ही वेट के बराबर बॉडी का वेट हल्का लगेगा। मैं बहुत एग्जैक्ट नहीं बोल पा रही हूँ, उसके लिए सॉरी, लेकिन शायद आप समझ पा रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। यही है बॉयंसी का डिफिनीशन है, जो भी फोर्स उस पर लग रहा है तो वो उसके बराबर होता है जितना कि वो वाटर को डिस्प्लेस कर दिया रहता है वो बॉडी। अगला हमारा क्वेश्चन है, फॉर स्लो मूवमेंट एंड फाइन एडजस्टमेंट विच टाइप ऑफ स्क्रू कंसिडर्ड। धीमा चाल और बारीक मतलब एक फाइन एडजस्टमेंट के लिए कौन सा स्क्रू अच्छा समझा जाएगा, तो हमारा होगा डिफरेंशियल स्क्रू, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पासेस थ्रू, दो पॉइंट दिया गया है, 0 -2 है, 0 -2 और 3 0, 3 और 0। तो हमें इसका स्लोप फाइंड करना है। स्लोप फाइंड करने का फार्मूला सभी को पता होगा, क्या होगा, y2 - y1 अपन x2 - x1। तो y2 की वैल्यू इसमें देखते हैं, y2 की वैल्यू 0 है, y1 की वैल्यू -2 है, -2 + 2 हो जाएगा, और x2 की वैल्यू इसमें 3 है और x1 की वैल्यू 0 है, तो 2/3 हो जाएगा, 2/3। तो हमारा आंसर होगा 18.66, ऑप्शन नंबर सेकेंड, 0.66। अगला हमारा क्वेश्चन है, अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ लेंथ 18 मीटर इज ड्रॉन। एक वायर जो कि यूनिफॉर्म थिकनेस का है, मतलब डायोस की थिकनेस है, और वो कितना लंबाई का है, कितने लेंथ का है, 18 मीटर, ड्रॉन अ कॉपर सिलेंडर। एक कॉपर सिलेंडर, देखिए एक कॉपर सिलेंडर क्वेश्चन दिया है, एक कॉपर सिलेंडर है जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर और त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर, और इस कॉपर सिलेंडर से हमें एक वायर बनाना है और उस वायर का लेंथ कितना है, 18 मीटर। इसका लेंथ कितना है, सिलेंडर का लेंथ 8 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। वायर का लेंथ दिया है 18 मीटर है और हमें क्या करना है, तार की हमें वायर लेंथ बटाई तार खींचा जाता है, तो हमें क्या करना है, वायर की थिकनेस ज्ञात करनी है। तो इसके लिए देखिए दोस्तों, खींचा तो गया है ये तार सिलेंडर से, तो कुछ भी बदल जाए लेकिन आयतन नहीं बदलेगा। कोई भी शेप दे दे, चाहे वायर दे दे, चाहे मैं स्फीयर दे दूँ, कोई भी शेप दे दूँ, लेकिन आयतन चेंज नहीं होगा। तो हमें सिलेंडर का आयतन और वायर के आयतन को इक्वल करके हम फाइंड आउट कर लेंगे अपने वायर की मोटाई, व्यास। तो देखिए दोस्तों, सिलेंडर का आयतन कितना होता है, πr²h, πr हम सेंटीमीटर में सभी को ले रहे हैं, r², और h की वैल्यू हमारी 8 सेंटीमीटर है। और इधर हमारे वायर की वैल्यू कितनी है, वायर की लेंथ जो है 18 सेंटीमीटर में बदल देंगे तो 1800 सेंटीमीटर लेंथ हो गया, πr²। r हमें फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, व्यास फाइंड आउट करना है, तो r² कर दिए हम वायर का, पाई से पाई कट गया और r² = 8/1800। यह 2 चौक को 8 हो गया, दोनों 18, तो r की वैल्यू हमारी हो जाएगी 0.5
हमारे आर की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 4/900 है ना, 4/900। और अगर मैं वर्गमूल कर दूँ तो 4/900 होगा 2/30। आर की वैल्यू हो जाएगी 2/30। 1/50। ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा क्वेश्चन है साइन बार इज यूज टू मेजर। साइन बार किस लिए यूज होता है? प्रिसाइज और एंगुलर मेजरमेंट, सटीक कोणीय मापन के लिए हम साइन बार का यूज करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है किस तापमान पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की वैल्यू सेम होती है? हम लोग को हमेशा मतलब रट लेना है कि -40 पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की वैल्यू सेम होती है। और अगर आप इसे प्रूफ करके देखना चाहते हैं तो आप इसे देख पाएंगे दोस्तों। एक इक्वेशन होता है 100 F - 32/180, ये फ़ारेनहाइट है। और इसे कट करने पे 2 पंचे 10 दोनों 18 और C/5 F - 32/9, यह सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पे रिलेशन होता है। इसे याद भी कर सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट होता है। और अगर इसमें हम वैल्यू रख के देखेंगे तो जो भी इक्वेशन सॉल्व करने पे आएगा वो होगा x = -40। तो इसे सॉल्व करने से अच्छा है कि हमें ये वैल्यू हमेशा याद रखें कि -40 डिग्री सेल्सियस और -40 फ़ारेनहाइट वैल्यू सेम होगी। अगला हमारा क्वेश्चन है इफिशियंसी रेशियो। इफिशियंसी रेशियो सभी को पता है आउटपुट अपन इनपुट होगा, पावर आउटपुट अपन पावर इनपुट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला हमारा क्वेश्चन है फॉर अ फ्लोटिंग बॉडी इन अ स्टेबल इक्विलिब्रियम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी शुड बी। तैरते हुए घटक के लिए स्थिर संतुलन के लिए गुरुत्वाकर्षण क्या होना चाहिए? देखिए दोस्तों, यदि बॉडी वाटर के अंदर तैर रही है, यदि हमारी बॉडी वाटर के अंदर तैर रही है तो स्टेबिलिटी के लिए हमारा बॉयंसी पॉइंट जो होगा वो ऊपर होगा और ग्रेविटेशनल सेंटर वो नीचे होगा। अगर बॉडी पानी के अंदर तैर रही है तो हमारा आंसर होगा, इसमें क्या पूछा गया? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछा गया है, इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछा गया। ये हमारा बॉयंसी फोर्स है और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा नीचे होगा बॉयंसी सेंटर के, सेंटर ऑफ बॉयंसी के नीचे होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। इस प्रकार दोस्तों हमारा ग्रुप 1 का लेवल 1 और लेवल 2 कंप्लीट हुआ। और यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा जिससे मैं समझ सकूँ। और यदि दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं कुछ और भी यूजफुल वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि हमारा अगला वीडियो कौन से, जैसे हमारे पास ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 7 तक अवेलेबल है और आई होप कि आप लोग सभी के पास होगा, ये 7 PDF अवेलेबल होगा। तो इसमें से जो भी सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट या लगे कि हाँ यह ग्रुप मतलब यह PDF शेयर होना चाहिए, डिस्कस करना होना चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।